तो ड्राइंग व्यू एंड डिटेलिंग आज का हमारा टॉपिक है। और ये जो मॉड्यूल है इंडस्ट्री किसके लिए यूज करती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने स्केचर एंड पार्ट मॉडलिंग का यूज करके पार्ट बना दिए, असेंबली मॉड्यूल का यूज करके उनको असेंबल कर दिया, असेंबली में आपने एक्सप्लोडेड व्यू एंड कॉलेप्स व्यू भी इकट्ठे कर दिए, आपने डिजाइन एक्सीलेटर मॉड्यूल का यूज कर लिया। लेकिन इंडस्ट्री प्रोडक्शन किस बेसिस पे करेगी? तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो आपकी ड्राइंग शीट के बेसिस पे करेगी। जैसे आपने एक ये हुक की डिजाइन की है, अब आपको ये जो डिजाइनिंग है इसमें आपको अलग अलग शीट्स देनी पड़ेगी। जैसे मैं हुक में बताऊं तो ये इसका बल ऑफ मटेरियल है जिसे हम बॉम्ब कहते हैं। इस बिल ऑफ मटेरियल में आपको नंबर ऑफ 7 कंपोनेंट मिल रहे हैं, जिसमें हुक, बॉटम प्लेट, बॉल, टॉप प्लेट, साइड प्लेट, वॉशर्स है और नट है, जिसमें इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और इसमें जिसकी क्वांटिटी दी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये बिल ऑफ मटेरियल आपको देना है परचेस डिपार्टमेंट में, और परचेस डिपार्टमेंट इसकी जो भी अवेलेबिलिटी है ये इसको इकट्ठा करेंगे और फिर असेंबली स्टार्ट करेंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल किसी भी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको ही उसको क्रिएट करना है। उसके बाद ये बलूनिंग्स आता है, तो बलूनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असेंबली करने के लिए हमें जो वर्कर्स होते हैं उनको दो चीज़ देनी होती है। एक तो देना पड़ता है बिल ऑफ मटेरियल विद बलूनिंग्स। बलूनिंग्स से इनको ये पता चलेगा कि इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है और सब कंपोनेंट कौन सा है, पहले कंपोनेंट कौन सा आता है और सेकंड कंपोनेंट कौन सा आता है और लास्ट में कंपोनेंट कौन सा आता है। ये सीक्वेंस हमें उनको पता चलता है। दूसरा, उनको हम मैकेनिज्म वीडियो देते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म वीडियो भी आगे बताया था इंजन ब्लोअर असेंबली का। तो मैकेनिज्म वीडियो में हम क्या करते हैं कि जैसे कि पहले मेन कंपोनेंट आता है, उसके बाद उसका सब कंपोनेंट आता है, उसके बाद थर्ड नंबर का कंपोनेंट्स आता है, स्टेप बाय स्टेप उसके हम असेंबली करते हैं, फिर मैकेनिज्म करके दिखाते हैं, ताकि असेंबली करने वाला समझ जाए कि इसकी असेंबली कैसे होती है। तो ड्राइंग व्यू से भी हम उसको कन्विंस कर सकते हैं कि ये असेंबली ऐसे होती है। तो ये एक मेन असेंबली है, इसका फर्स्ट पेज है। उसके बाद इसका एक सेकंड पेज है। ओके, तो ये दो पेज में आप देख सकते हो कि सारे पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यही दो शीट की वजह से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जितना इम्पोर्टेंट है पार्ट को क्रिएट करना, जितना इम्पोर्टेंट है असेंबली करना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग व्यू क्रिएट करना। ड्राइंग व्यू में जाने के लिए यहाँ से हम न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ड्राइंग व्यू में जाएंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ड्राइंग व्यू में जाके आप जो आपको सॉलिडवर्क्स कंपनी, डेजल कंपनी जो आपको शीट्स देती है वो आप ले सकते हो। आपका खुद का टेम्पलेट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, मैं अभी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में जा रहा हूँ, ड्राइंग्स टेम्पलेट्स। जैसे आप ड्राइंग शीट को ओपन करोगे तो आपके आगे सीट फॉर्मेट साइज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड सीट साइज एंड कस्टम सीट साइज, ये दो तरह के सीट साइज होते हैं। इसमें आपको कस्टम सीट साइड में ज़्यादातर नहीं जाना है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे आपने कोई और साइज दे दी, जैसे कि 500 बाई 500 mm, लेकिन कहीं पे भी कोई दुकान में ऐसी सीट अवेलेबल ही नहीं होगी, तो फिर ये सीट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें ऐसी सीट ही बनानी है जो मार्केट में उसका कटिंग पेपर आपको मिल जाए। तो ऐसी सीट कौन सी है? स्टैंडर्ड सीट साइज। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सीट्स दी हुई है, A0 से लेके A4 तक। तो A4 साइज से भी छोटी एक साइज आती है A5 साइज, जिसे हम माइक्रो कहते हैं। इसके बाद A4 साइज, A3 साइज, A2 साइज, A1 साइज एंड A0 साइज। इंडस्ट्री में A0 को जंबो साइज कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम A3 साइज को सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे स्टैंडर्ड साइज है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है, 420 बाई 297। यहाँ से हम यहाँ इसको ओके करेंगे तो आपके आगे एक रेडीमेड सीट आ जाएगी। क्लियर? अब जैसे आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? तो इंडस्ट्री आपसे एक तो इसकी पार्ट फाइल
वो मॉडल की पार्ट फाइल के एक्सपेक्टेशन रखती है। उसके बाद इसकी पीडीएफ फाइल के एक्सपेक्टेशन रखती है, जिसकी वजह से वो ऑन पेपर प्रिंट निकाल सके। और इसके बाद इसकी DWG फाइल की भी एक्सपेक्टेशन रखती है। तो सॉलिडवर्क्स एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ये तीनों फॉर्मेट्स आपको देता है। आप इस सीट में से उसका 2D फॉर्मेट में निकाल सकते हो। अब आपके साइड से क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई हमें ऑटोकैड की फाइल क्यों चाहिए, सॉलिडवर्क्स में हम काम कर रहे हैं तो हमें ऑटोकैड की फाइल क्यों चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेट्स होते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो CNC VMC मशीन में होता है। जैसे कि ये कोई प्लेट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग CNC मशीन में होता है, तो उसको DWG या DXF फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे और वही फॉर्मेट हम CNC मशीन में डाल के उसका लेजर कटिंग कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वो सारी जो मशीन है ना, वो DXF फॉर्मेट को एक्सेप्ट करते हैं, वो PRT फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको हमें ऑटोकैड में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर? एक्सटेंशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सटेंशन में ऑटोकैड के कौन कौन से एक्सटेंशन है, .DWG, .DXF। DXF एक ऐसा एक्सटेंशन है जो प्रॉपर्टी लेस एक्सटेंशन है, जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें सीधी प्लेट कटिंग ही होती है। और DWG फॉर्मेट है ना, वो ड्राइंग फॉर्मेट है, जिसमें सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। start.prt जो है वो हमारा सॉलिडवर्क्स का एक्सटेंशन है। SLT है वो SLD जो हमारा 3D प्रिंटर का एक्सटेंशन है। और .IGES है वो यूनिवर्सल एक्सटेंशन। अब यूनिवर्सल एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पूरे जो अलग अलग ब्रांड्स के, इसमें सब में आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने सॉलिडवर्क्स की फाइल IGS में सेव की है तो उसमें आपको काटिया में डालना है, NX में डालना है, 3D प्रिंटर में डालना है, कहीं पे भी आप अटैच कर सकते हो। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको एक्सटेंशन के भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने मॉडल, ओके, पहले तो ड्राइंग व्यू में हम कभी पार्ट क्रिएट नहीं करते, वहाँ पे हम पार्ट को कॉल करवाते हैं। जो भी पार्ट आप लाते हो उसे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कॉल करवाना कहते हैं। आप मॉडल में जा रहे हो, ओके, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 3 व्यू दिया हुआ है, वहाँ से आप ब्राउज करवा रहे हो। यहाँ पे एक मेरी डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, वहाँ से मैं ब्राउज करवा रहा हूँ सॉलिडवर्क्स मटेरियल, सॉलिडवर्क्स पार्ट एंड क्रिएट अ ड्राइंग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैं ये वाला कंपोनेंट्स यहाँ से, ओके, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे मैं कॉल करवा रहा हूँ, ओपन। तो जैसे आप वो वाला कंपोनेंट कॉल करवा रहे हो, यहाँ पे इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड 3 व्यू, ऑटोमेटिक आपको 3 व्यू मिल जाएंगे। क्लियर? अब 3 व्यूज में ये आपको पता कैसा चलेगा कि ये सीट कौन से फॉर्मेट में है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप जब भी बनाते हो तो उसमें 2 मेथड में काम होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, अगर आप डिजाइन में जा रहे हो, प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो ये डिफरेंट आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल मेथड एंड थर्ड एंगल मेथड। तो आप सभी को पता है टोटल 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट ये है, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स कॉल्ड अ फर्स्ट एंगल मेथड। अब मैं आपको कैसे इमेजिन करते हैं ये बता रहा हूँ। आप देख सकते हो नीचे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है, ऐसा इमेजिन करना है, तो इट्स कॉल्ड अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इसीलिए मैं अगर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसका प्रोजेक्शन मुझे बॉटम में दिख रहा है, मैं बॉटम में ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसका प्रोजेक्शन मुझे टॉप में दिख रहा है, मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ तो मुझे राइट में मिल रहा है, मैं राइट में देख रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट में मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो व्यूज है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना ऑब्जेक्ट इमेजिन कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, थर्ड एंगल मेथड किसे कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। मैं अपना ऑब्जेक्ट है ना थर्ड क्वाड्रेंट पे इमेजिन कर रहा हूँ, ये रहा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या रहेगा, अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे वो प्रोजेक्शन टॉप में मिल जाएगा, अगर मैं बॉटम से दिख रहा हूँ तो वो प्रोजेक्शन मुझे बॉटम में मिल जाएगा। दैट्स वाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सारे व्यूज अपनी पोजीशन पे ही दिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट, ये जो मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस समझा, इसमें आपको समझ आई?
ओके, अगर आप इस तरह इस चीज को प्रेजेंट करोगे तो ये थोड़ा टेक्निकली लगेगा। अगर आपने इस तरह बोला कि थर्ड एंगल में ऊपर की चीजें ऊपर ही दिखती है, फर्स्ट एंगल में ऊपर की चीजें नीचे दिखती है, तो ये कहीं इंडस्ट्रियल टेक्निकल आंसर नहीं है। ओके, सेकंड, द ऑब्जेक्ट इज, अब दूसरा डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूं, द ऑब्जेक्ट इज लाइन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड प्लान ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे जो ब्लू कलर को आपको दिख रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो आप ऑब्जर्वर हो, और वहां पे लास्ट में जो दिख रहा है वो आपका ऑब्जर्व, वो आपका प्रोजेक्शन है। तो सेकंड डिफरेंट इज द ऑब्जेक्ट इज लाइन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड प्लान ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के बीच में जब मिलता है तो वो फर्स्ट एंगल मेथड है, और आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के लास्ट में मिलता है तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। ये सेकंड। थर्ड में आप सिंबल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ये आपको दो व्यू दिए हुए हैं सिंबल में, एक तो टॉप व्यू दिया हुआ है, एक साइड व्यू दिया हुआ है। तो टॉप व्यू आपको अगर आगे मिले और साइड व्यू आपको अगर पीछे मिले तो दिस इज अ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और टॉप व्यू अगर आपको पीछे मिले और साइड व्यू अगर आपको आगे मिले तो दिस इज अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये थ्री व्यू अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंट कर लिए तो ये आप प्रॉपर डिफरेंट आप उस टाइम पे समझो। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी मेथड है? तो ये पता करने के लिए हमें सीट में राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें प्रॉपर्टी में जाना है। तो जैसे आप प्रॉपर्टी में जाओगे वहाँ पे आप अपनी सीट का नाम भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सीट का नाम रख रहा हूँ मैक 123। जो स्केल है हमारा 1/1 का कर रहा हूँ। 1/1 का मतलब होता है 1 mm = 1 mm। उसके बाद आप सीट में अंदर आने के बाद भी चेंजेस कर सकते हो आपकी रिक्वायर रही तो। उसके बाद ये रहा आपका फर्स्ट एंगल मेथड एंड थर्ड एंगल मेथड। तो यहाँ पे अभी जो सीट है ना, प्रोजेक्शन आपके थर्ड एंगल मेथड के हिसाब से लेंगे अप्लाई। अब ये जो आपका सीट में आपकी जो टाइटल ब्लॉक है, अगर इसमें कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एडिट सीट फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है मैक प्रोजेक्ट। आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया और आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है फिनिश। तो आप देख सकते हो कि टाइटल ब्लॉक में भी आप कुछ भी चेंजेस कभी भी कर सकते हो। तो 3 स्टैंडर्ड व्यू, अब अगर ड्राफ्टिंग करते हैं तो कौन से 3 स्टैंडर्ड व्यू है? जिसमें आपको मिलेगा एलिवेशन, जिसमें फ्रंट व्यू मिलेगा, प्लान व्यू जिसमें आपको टॉप व्यू मिलेगा, एंड साइड व्यू जिसमें आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा। थर्ड एंगल मेथड के हिसाब से आप इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। आप देख सकते हो इसके स्केलिंग में आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे प्रॉपर्टी मैनेजर में ड्राइंग भी ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप हिडन से अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो हम ड्राइंग व्यू में हिडन लाइंस देखना चाहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से स्केल भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे 1/1 का है, 1/2 करोगे तो छोटा हो जाएगा, 1/5 करोगे तो उससे छोटा हो जाएगा, और आपको 1/1 करना है तो यहाँ से आप 1/1 कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे कॉमन है। ओके, यहाँ से आपको इसमें 3D देखना है तो आप 3D कर सकते हो। इसको हम फाइनलाइज ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक आइसो 3D मॉडल भी देखना है तो मॉडल व्यू में जाएंगे, ब्राउज में जाके उसी मॉडल को फिर से हम चूज करेंगे और आइसोमेट्रिक ले लेंगे। यहाँ पे रख देते हैं हम। ये आ गया आपका आइसोमेट्रिक मॉडल। ओके, अब इसको जो है हमें शीट में कैसा दिखना है? हमें इसको देखना है कलरफुल देखना है। क्लियर? ओके, तो ये आपने क्या कर दिया, ये यहाँ पे आपने शीट क्रिएट कर ली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन देने के लिए आप कहाँ जाओगे? एनोटेशंस में, जिसे हम डिटेल ड्राइंग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको GD&T के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हो आपको सरफेस फिनिशिंग का सिंबल देना है, वेल्डिंग का सिंबल्स देना है, होल क्लाउड का सिंबल्स देना है, डेटम फीचर्स देने हैं, सेंटर मार्क्स देने हैं, रिवीजन क्लाउड्स देना है, H देना है। ये सारी चीजें आप दे सकते हो। मॉडल आइटम कमांड है। मॉडल आइटम में जाके आप ऑल एनोटेशंस एंड ऑल रेफरेंस ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर दोगे। जैसे इसको मैं इस व्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ओके करूंगा, इट्स
क्रिएट अ ऑटो डायमेंशन। सॉफ्टवेयर आपको ऑटो डायमेंशन भी देता है और सॉफ्टवेयर आपको मैन्युअली डायमेंशन भी देता है। इसको बाद में आपको क्या करने हैं, अलाइन करने हैं अपने हिसाब से जो प्रॉपरली दिखे आपको। उसके बाद मॉडल आइटम में जाके इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको डायमेंशन इजीली मिल गए। ओके, उसके बाद आपको इंडिविजुअली डायमेंशन अगर आपको देना है तो भी आप देख सकते हो, स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये आपने डायमेंशन दे दिया। क्लियर? अगर आपको कहीं पे जैसे कि वेल्डिंग का सिंबल देना है तो यहाँ पे आपका वेल्डिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। वेल्ड सिंबल में आपको कौन सा, देखो ये सारे ऑप्शंस है जिसमें आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज बता रहे हैं। जैसे आपको ISO वेल्ड सिंबल के हिसाब से फिलेट वेल्डिंग देनी है, कितने mm, 1 mm, तो यहाँ पे आप 1 mm का फिलेट वेल्डिंग का सिंबल दे सकते हो। सरफेस फिनिशिंग आपको देना है, तो ये सरफेस फिनिशिंग में आप अगर आपने कहीं स्टडी की हुई तो GIC बेसिक के हिसाब से यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, GIC सरफेस टेक्सचर 1, टेक्सचर 2, टेक्सचर 3 एंड टेक्सचर 4। तो टेक्सचर जो 2 है उसमें आपको 0.002 सरफेस फिनिशिंग देना है। कहाँ पे देना है, कौन सी सरफेस पे देना है, यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका ग्राइंडिंग लग जाएगा। ओके, कहीं पे आपको मशीनिंग प्रोसेस करवानी है तो डेटम फीचर ये आपकी मशीनिंग प्रोसेस इंडिकेट करेगी कि जहाँ पे मैंने A इंडिकेट किया है वहाँ पे आपको करना है ग्राइंडिंग, जहाँ पे मैंने B दिया है वहाँ पर आपको करना है फिनिशिंग। ये अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस आपको इंडिकेट करेगी। कहीं पे आपको H देना है तो आप H दे सकते हो, H में आपको सॉलिड देना है तो सॉलिड भी दे सकते हो। ओके, तो ये आपकी पार्ट की सीट क्रिएट हो रही है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे PDF में कन्वर्ट करना है, तो सेव एज में जाएंगे, ध्यान से देखना, डेस्कटॉप में इसकी PDF बनानी है मुझे, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट चॉइस कर देंगे, PDF में जाएंगे। ओके, और 1, ओके, तो ये इसका PDF फॉर्मेट बन चुका है। आप 1 पे जाके देख सकते हो, सीधा A3 साइज ही बनेगा। इसकी आप प्रिंट निकालोगे ना तो इस तरह प्रॉपर आपको ये प्रॉपर मार्जिन से सीट की प्रिंट निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स कैसे एक पार्ट की शीट बनाते हैं, उसमें डायमेंशन देते हैं और कैसे इसकी प्रिंट निकालते हैं PDF से। अब एक सिंगल पार्ट की कैसे डिटेलिंग निकालते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक असेंबली पार्ट्स की कैसे डिटेल निकालते हैं और उसमें बलूनिंग्स कैसे करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। असेंबली में हम जाते हैं, यहाँ से ड्राइंग व्यू, यहाँ से हम असेंबली ऑल फाइल्स, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल वाली एक असेंबली को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ओके, जिसका स्केल यहाँ से हम 1:1 कर रहे हैं, 1:2 कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका बिल ऑफ मटेरियल यहाँ से ला रहे हैं, तो टेबल में जाके जनरल टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार पे हम क्लिक करेंगे। ओके, जनरल टेबल में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा बेटर है हम यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में ही चले जाए। बिल ऑफ मटेरियल में जा रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें इसका स्टैंडर्ड क्या है, बॉम बिल ऑफ मटेरियल, बॉम स्टैंडर्ड, ये रहा। ओके, और यहाँ से हम इसको ओके करेंगे तो आपको रेडीमेड बिल ऑफ मटेरियल मिल चुका है, आप देख सकते हो। क्लियर? जिसमें आपकी टोटल 4 कंपोनेंट्स है, बेस प्लेट, हैंगर, हिंज एंड स्क्रू, जिसमें क्वांटिटी भी आपको दी हुई है। अब इसी बिल ऑफ मटेरियल का यूज करके मुझे बलूनिंग करना है, तो बलूनिंग में हम ऑटो बलूनिंग कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न कौन सी रखनी है, ये पैटर्न रखनी है, तो आप देख सकते हो इसमें बलूनिंग हो गया। तो स्टूडेंट्स बिल ऑफ मटेरियल और बलूनिंग्स कैसे क्रिएट किया पता चल गया आपको। सेवेज में जाएंगे, सेवेज में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ से हम कर देंगे DWG 2, सेव करेंगे इस फाइल को, तो आपको ये नए फॉर्मेट में ये फाइल मिल गई। ओके,
यहाँ से हम सेवेज में जाएंगे, डेस्कटॉप, DXF। ओके, तो थोड़ा टाइम लेगा। आप देख सकते हो कि ये सीट आप ऑटोकैड में बनाने जाओगे तो बहुत सारा टाइम लेगा, लेकिन सीधा कन्वर्जेशन आपको मिल रहा है ऑटोकैड पे। इसमें बिल ऑफ मटेरियल आ गया, आइसोमेटिक मॉडल आ गया, सारी चीजें आपको इजीली मिल रही है। तो सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पार्ट फाइल बना सकते हो, देन PDF फाइल बना सकते हो, और इसके अंदर ही आप DXF फाइल भी इजीली बना सकते हो, ऑटोकैड की फाइल।